गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट जो सेक्शन ए से यहाँ हम लोगों ने कंसीडरेशन में लिया हुआ है उसके डिस्क्राइब करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ हम एक्सपेरिमेंट करना तो सीखेंगे ही, साथ में सीबीएसई के लिए एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस एज वेल एज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तैयार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लास निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत जगह फायदा उठाई देगी और इसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की भी बात करते हैं जो हमें डेली बिहेवियर में यूज आते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा एम है वो हम डिस्कस करें, टू फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर और स्टैंडर्ड रेसिस्टर यूजिंग मीटर ब्रिज। डियर, जब भी आप लोग अपनी एक्सपेरिमेंट फाइल तैयार करते हैं तो आप लोगों को निश्चित रूप से यही एम मेंशन करना चाहिए। एक माइन्यूट चेंज आप लोगों के यहां ऑलमोस्ट हर साल एम में हो जाता है और आप क्या करते हैं, कहीं से भी प्रीवियस ईयर की फाइल उठाते हैं, उससे कॉपी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो डियर, ये कॉपी करना छोड़िए, कॉपी करने का काम तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में हम लोग किया करते थे। वहाँ हमारे जो टीचर्स थे हमारी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, राइटिंग स्किल तो मैं नहीं कह सकता लेकिन राइटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो हमसे कहते थे कि भैया सुलेख करो, सुलेख का मतलब कॉपी आउट करो, या कहते थे चलो डिक्टेशन लिखो, आपको वर्ड्स लिखने आते हैं या नहीं आते। तो भैया वो काम पांचवी क्लास तक का था। अब आप लोग ग्रेजुएशन में जाने वाले हो तो निश्चित रूप से कॉपी आउट का काम बिल्कुल मत करो, जो भी करना है अपने आप से करो और कुछ सीखने की कोशिश करो। लैब में जब भी आते हो तो ये कोशिश करो कि मुझे कुछ सीखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एम की ही बात कर रहा था, तो एम जो है मेरा बिल्कुल स्पेसिफाइड होना चाहिए और वही होना चाहिए जो सीबीएसई ने हम लोगों को दिया है। इवन दैट जो आप लोगों का फाइनल एग्जामिनेशन होता है उसमें जब आप लोग अपनी आंसर शीट तैयार करते हो वहां दो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करने होते हैं, एक सेक्शन ए से और एक सेक्शन बी से। तो आप लोगों को निश्चित रूप से डिट्टो एम वहां पे मेंशन करना चाहिए। अब मीटर ब्रिज का यूज हम लोग करेंगे, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास R इक्वल्स टू ml ओवर ne2 टाउ a। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज मुझे यहां कहीं भी नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये बात क्लियर हो जाएगी यहां से कि किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक सबसे बड़ी बात मेरे को यहां से क्लियर होती है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा, और तीसरी बात टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं मटेरियल क्या यूज कर रहा हूं एन को डिसाइड करेगा, मैं किस टेम्परेचर पर अपना प्रैक्टिकल डन कर रहा हूं डिपेंड करेगा, मैं किस लेंथ का वायर ले रहा हूं डिपेंड करेगा, किस क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर ले रहा हूं डिपेंड करेगा। तो ये फॉर्मूला देने का सिर्फ पर्पज ये था कि हम एक बार रिकॉल कर लें कि रेसिस्टेंस हमारा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या होता है जी, कई बार क्या होता है यहां स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस अगर होगा तो ठीक है, उसका लेंथ कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन भैया टेम्परेचर का तो फिर भी वेरिएशन आएगा। तो आप ध्यान रखें, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को आप ठंड के दिनों में कर रहे हैं, गर्मी के दिनों में कर रहे हैं, या गलती से कंटिन्यूअस करंट आप उसमें फ्लो करा के रखते हैं तो हीटअप हो जाता है रेसिस्टेंस वायर, ऑब्वियसली रेसिस्टेंस उसका वेरी कर जाएगा। अब ये छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो जनरल नॉलेज है उसको बढ़ाने के काम आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के काम आते हैं, और एज वेल एज जो वाइवा है आपका उसके लिए भी यूज होती हैं। अब डियर स्टूडेंट, नॉर्मली हम लोग नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए। तो नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा क्यों होती है, ये बात जरा हम लोग यहां से सोचें। देखिए, नाइक्रोम की जो रेसिस्टिविटी ज्यादा है उसके पीछे रीजन क्या है कि नाइक्रोम में एलॉय है और ये दो मटेरियल हमारे बने होते हैं। अब दोनों का ही जो आयनिक साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा है। अब आयनिक साइज बड़ा है और डिफर भी है, दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंस रखते हैं साइज में, तो जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम जो है वो हमारा काफी ज्यादा हो जाता है। अब रिलैक्सेशन टाइम अभी देखा था, रिलैक्सेशन टाइम अगर मेरा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं
मेरी रिलैक्सेशन टाइम मेरा छोटा हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम मेरा काफी छोटा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होगा। तो छोटी सी दो बातें, पूरा एक्सप्लेनेशन तो हमने यहाँ पैराग्राफ में दे रखा है आपको हमारी एफसेंस में समझने के लिए, बाकी तो दो ही बातें समझनी है कि निकिल और क्रोमियम दो चीजें यूज करके हम लोग एलॉय बनाते हैं, दोनों के जो आयंस का साइज है वो काफी डिफर होता है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम काफी कम हो जाता है और रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती है। यह बात हमें इस पूरे पैराग्राफ के अंदर समझनी है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैं अभी डिस्कस कर रहा था, नाइक्रोम का जो वायर होता है उसके टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी का ग्राफ अगर मैं लेता हूं, या टेम्परेचर के साथ में रेसिस्टेंस का ग्राफ लेता हूं, रेसिस्टिविटी का ग्राफ लेता हूं, तो वो मेरे को यहां तक तो ओमिक वेव शो करता है, लेकिन उसके बाद नॉन ओमिक हो जाता है। तो मुझे कोशिश करनी है कि मेरा जो अपना काम है वो लोअर टेम्परेचर, लोअर करंट, लोअर पोटेंशियल पे ही डन हो जाए। अगर हायर पोटेंशियल्स होते हैं, हायर करंट होती हैं, हायर टेम्परेचर होता है, तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक हो जाएगा, तो मेरी जो रीडिंग्स आएंगी वो फर्क आएंगी। इसलिए मुझे इन बातों का प्रिकॉशन रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हम लोगों को मीटर ब्रिज यूज करना है, अब मीटर ब्रिज एक एप्लीकेशन है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर हम लोग देखें, ये डेरिवेशन भी बहुत हमारे यहाँ एग्जामिनेशन में आता है, तो यहाँ एक्सटर्नल सोर्स हमने दिया हुआ है और ए और सी के बीच में 4 रेसिस्टेंस पी क्यू आर एस को इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि फ्लो होने वाला करंट IG जो है वो 0 हो जाए। और जब करंट हमारा IG 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे आर व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में IG मेरा क्या होगा, 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति के लिए मेरे पास कंडीशन भी आती है PQ इक्वल्स टू Q बाई S, PR QS। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको P ओवर Q इक्वल्स टू R ओवर S भी लिखते हैं तो चलेगा, मतलब इसमें भी कोई गलती नहीं है, सिंपली ये ऑल्टरनेटो लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अब पर्टिकुलर शेप में आपको सॉरी बोल करके दोबारा से क्यों लिखा है, इसलिए लिखा कि हम लोग ज्यादातर इसी के यूज टू होते हैं। इनकमिंग साइड का रेसिस्टेंस बराबर होता है आउटगोइंग साइड के रेसिस्टेंस रेशियो के, ऐसा हम लोग इसको याद रखने के लिए कहते हैं। लिखना ऐसा कभी भी नहीं है, लिखने के लिए तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपने कंडीशन देनी होती है। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोग आगे बात करेंगे तो सेंसिटिविटी की बात करें। अब देखिए, ये जो डाटा मैं आपको यहां दे रहा हूं, ये थियोरेटिकल क्लास में भी हम लोगों ने दिया था, लेकिन हम लोग यहां कंपैरेटिवली मोर एम्फेसिसली इस डाटा को देखेंगे क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल की बात है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से हमारे बनते हैं। इवन दैट इसके बाद में एक क्वेश्चन एयर भी हम लोगों ने यहां पे विद सॉल्यूशन दे रखा है, आप उस क्वेश्चन एयर को भी प्रॉपर पढ़ लेंगे तो इस एक्सप्लेनेशन से आपने क्या सीखा आपको पता लग जाएगा, या किस तरह के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस होते हैं ये पता लग जाएगा। सेंसिटिविटी और व्हीटस्टोन ब्रिज। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में स्मॉल रेसिस्टेंस चेंज के लिए गैल्वेनोमीटर काफी कुछ चेंजेस दे दे, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन में काफी चेंजेस आ जाएं, तो हम लोग कहेंगे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ज्यादा सेंसिटिव है। यानी स्मॉल चेंज इन रेसिस्टेंस पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शंस में काफी ज्यादा चेंजेस होने लगे तो कह दीजिए कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो काफी सेंसिटिव है। अब डियर स्टूडेंट्स, किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन? देखिए, सबसे पहला है रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स। जो भी PQRS 4 रेसिस्टेंस हम लोगों ने लगाए हैं, अगर वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कंपैरेटिवली मोर सेंसिटिव होगा। सेम ऑर्डर का पर्पस क्या है यहां पे, मान लीजिए 2 ओम का P है, 2.5 ओम का Q है, या सपोज 1.75 ओम का R है, जो भी मतलब रेसिस्टेंस है उनका ऑर्डर कैसा है, सेम है, नियर अबाउट इक्वल ही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो मोर सेंसिटिव होगा। इसके बाद में है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। अभी देखिए, गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने लगा रखा था 2 डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में, जिनको हम लोग यहां पे डिनोट कर रहे हैं किस किस से, B और D से। अब सेम अरेंजमेंट में B और D के बीच में आप लगा दीजिए क्या, E। यहां गैल्वेनोमीटर हटाइए और यहां पे लगा दीजिए क्या, E, जो बैटरी आपने नीचे लगा रखी थी। और इस गैल्वेनोमीटर को जो आपने निकाला है
उसको ई की जगह पे लगा दीजिए, तो इसे हम बोलेंगे क्या, रिलेटिव पोजीशंस। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में भी ये काम तो करेगा, लेकिन सेंसिटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं इसकी चेंज हो जाएगी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। हाँ, एक बात और, अगर मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो मैं यहां पे ई लगा दूं या यहां पे जी लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं रिलेटिव पोजीशंस को अगर चेंज भी कर दूंगा तो बैलेंस कंडीशन पे अंतर नहीं आएगा, सेंसिटिविटी पे अंतर आएगा लेकिन बैलेंस कंडीशन पे अंतर नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं आगे बढ़ना चाहूंगा एडवांटेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड के। सबको पता है भैया, एक कोई ऐसा नौकर पकड़ लिया जो खाता ही नहीं है, जस्ट लाइक रोबोट। अब रोबोट कहां जलेबी खाएगा, तो आप उससे कितनी भी मंगाओ, कभी भी मंगाओ, वो रास्ते में थोड़ी ना खा के आएगा। अब ह्यूमन बीइंग जिसको जलेबी पसंद है उससे मंगवा ली तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत चखे आए दुकान पे। तो भैया सीधी सी बात है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हमारा नल मेथड पर वर्क करता है, यानी ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। जब करंट ड्रॉ नहीं करता तो जो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर मेथड है रेसिस्टेंस फाइंडिंग का वो हमारा मोर एप्रोप्रिएट होगा। दूसरी बात, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग इसमें यूज नहीं कर रहे, जस्ट लाइक एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम कितना भी आइडियल ले लें, कुछ तो खाएगा। खाने का मतलब कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस आएंगे, कुछ तो एनर्जी लॉसेस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जब चूंकि हम इसमें ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे, अब कोई कहेगा गैल्वेनोमीटर यूज तो कर रहे हैं, अरे भैया गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नल पोजीशन को फाइंड करने के लिए कर रहा है। और निश्चित सी बात है, जब गैल्वेनोमीटर का कांटा समझते हैं, पॉइंटर अगर एग्जैक्टली सेंटर पे है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रही। जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो निश्चित रूप से इसके थ्रू कोई एनर्जी का कंजप्शन नहीं हो रहा। तो इसलिए भी हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला मेथड है ये कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा होगा। और जो अननोन रेसिस्टेंस है उसको हम एक हाई एक्यूरेसी डिग्री के साथ मेजर कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट थे। अब इनको पॉइंट वाइज भी हमने यहां पे दे रखा है। बैलेंस कंडीशन में हम लोगों को पता करना होता है कोई करंट फ्लो नहीं करती। मोस्ट सेंसिटिव होगा जब हमारे चारों रेसिस्टेंस सेम ऑर्डर के होंगे। इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग वेरी और वेरी लो हाई रेसिस्टेंसेस। उसका रीजन क्या है भैया, हम इसमें जो पी क्यू आर एस में से रेसिस्टेंस लगा रहे थे, यहां निश्चित रूप से कुछ नॉन रेसिस्टेंस भी हमें लगाने होते हैं, और जो नॉन रेसिस्टेंस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड डिसाइडेड होता है। एक हम लोग रेसिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से लगाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जब इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आएंगे तो जो हमारा रेसिस्टेंस वायर होगा जिसके ऊपर हम बैलेंसिंग लेंथ ले रहे होंगे उसका रेसिस्टेंस फिक्स होगा। अब उसका रेसिस्टेंस होता है मॉडरेट, ना तो बहुत कम होता ना ही बहुत ज्यादा होता। अल्टीमेटली ऐसी स्थिति में हम चारों रेसिस्टेंसेस को सेम ऑर्डर के नहीं ला पाते, यानी सेंसिटिविटी हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की कम हो जाती है। इसलिए ना तो हम वेरी हाई रेसिस्टेंसेस को यहां से मेजर करना पसंद करेंगे और ना ही हम लोग वेरी लो रेसिस्टेंसेस को यहां से मेजर करना पसंद करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला हमें मिलता है, हालांकि इसकी जरूरत हमें प्रैक्टिकल में तो कहीं नहीं पढ़ने वाली, लेकिन वाइवा में पूछा जा सकता है। क्या? इन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज द रेसिस्टेंस इन आर्म BD इज इनइफेक्टिव। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अब BD कौन सी ब्रांच थी? वही जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। तो जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा बाकी की चारों आर्म्स का, PQRS का, उसको हम लोग सेम इस फॉर्मूले से P+Q मल्टीप्लाइड बाई R+S डिवाइडेड बाई P+Q+R+S, इससे हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इट इज ओनली वैलिड वेन एवर व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। डियर स्टूडेंट्स, इंटरचेंजिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, यानी कि IG 0 है। अगर IG 0 नहीं है तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर हम कौन कौन सी डिवाइस बनाते हैं? मीटर ब्रिज हम बनाते हैं, जिसका यूज अभी हम लोग करने वाले हैं। कैरी फॉस्टर ब्रिज बनाते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाते हैं। अब नॉर्मली आप लोगों के लैब में, बहुत पुरानी अगर किसी के स्कूल में लैब है तो कैरी फॉस्टर ब्रिज मिल जाएगा।
पोस्ट ऑफिस बॉक्स मिल जाएगा, लेकिन अब जो नई लैब्स हैं उनमें ना तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपको मिलता है ना कैरी फॉस्टर बॉक्स मिलता है। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इज अ सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेसिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, इसी के बेसिस पे हम लोगों को अपना आज का एक्सपेरिमेंट परस्यू करना है। अब तक की जो इंफॉर्मेशन थी वो निश्चित रूप से जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज उसको लेकर के थी। अब हम लोग मीटर ब्रिज की बात करने जा रहे हैं जो हमें एक्चुअली यूज करना है आज के एक्सपेरिमेंट के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है और निश्चित रूप से व्हीटस्टोन ब्रिज की भी हम लोग बैलेंस कंडीशन को ही यहां पे यूज करना पसंद करेंगे। ये मैं डायग्राम के बेसिस पे आपको सर्किट लगाना सिखाऊंगा, एज वेल एज जो हमारा मीटर ब्रिज है उसके हर पार्ट को यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ए से लेकर के इस रास्ते के थ्रू हमने ये एक एक्सटर्नल बैटरी की और ये जो अरेंजमेंट लगा रखा है इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। इस प्राइमरी सर्किट में एक हमारे पास एनर्जी सोर्स होगा जिसको हम लोगों ने यहां से ई से या प्लस माइनस बैटरी से शो कर रखा है। एक स्विच होगा या की होगी ऑन ऑफ करने के लिए। अगर ये बीच में मैंने प्लग लगाया हुआ है इसका मतलब यह है कि सर्किट मेरा ऑन है। डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग ये वाला पोर्शन मेरे को दिखता है ये मेरा कहलाता है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। डियर स्टूडेंट्स, ये मीटर ब्रिज जो है वो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज को ही थोड़ा एक रेगुलर फॉर्म की शेप देकर के बनाया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने आपको अगेन बना के दे दिया। ये ऊपर वाला सर्किट हो गया जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करके चुका हूं, बैटरी ई और ये की व्हाटएवर सो। ये मेरे पास यहां पे आरबी हो गया, ये एल हो गया, ये मेरे पास एस हो गया और ये मेरा 100 माइनस एल हो गया। बस इसी को मैंने शेप आउट कर दिया है। ये अपने आप में व्हीटस्टोन ब्रिज ही। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की मॉडिफाइड फॉर्म है या प्रैक्टिकली मैं इसको यूज कर पा रहा हूं और उसको कह रहा हूं क्या, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। अब मीटर क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि भैया ये जो मेरे पास स्लाइड वायर है ये 1 मीटर लेंथ है या 100 सेंटीमीटर का, इसलिए मैं इसको मीटर कहता हूं और ब्रिज मैंने यहां से ले लिया। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास कॉपर की थिक स्ट्रिप्स आती हैं। ये कॉपर की बनी हुई मोटी मोटी पत्तियां होती हैं, एल शेप है। इसका रेसिस्टेंस मैं मान के चलता हूं 0 है। दूसरा ये आई शेप स्ट्रिप है, इसमें मेरे को 3 जॉइंटिंग स्क्रू मिलते हैं कनेक्शंस के लिए। ये भी मेरे पास कॉपर की स्ट्रिप है तो इसका रेसिस्टेंस भी अगेन 0 है। ये तीसरी स्ट्रिप मेरे को अगेन एल शेप मिलती है। ये एल शेप स्ट्रिप जो है अगेन इसका रेसिस्टेंस कितना है, 0 है। डियर स्टूडेंट्स, एक गैप मेरे को यहां मिलता है, दूसरा गैप यहां मिलता है। ये जो मेरे पास स्ट्रिप्स हैं इनसे कनेक्टेड ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस वायर होता है। अब ये स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस वायर या तो मैग्नीन का होगा या तो कॉन्स्टेंटन का होगा, जिसका अल्फा अप्रोच करेगा ऑलमोस्ट 0 को, यानी टेम्परेचर में कुछ चेंजेस होने पर इसका जो रेसिस्टेंस है वो वेरी नहीं करेगा। ऐसा हम लोग यहां पे लेकर के चलते हैं, मान के चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके वायर के जस्ट नीचे यहां एक लगा होगा मेरे पास क्या, मीटर स्केल। इस पे मेरे डिविजन्स होंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। ये मीटर स्केल है, दैट इज इट। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं करता क्या हूं, इस गैप 1 के अंदर रेसिस्टेंस बॉक्स लगाता हूं। रेसिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस होते हैं, आइडियल रेसिस्टेंसेस होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पे या नॉर्मल कंडीशन में उनका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता। नोन रेसिस्टेंस होते हैं जिनके हम लोग यूज कर सकते हैं एज नोन रेसिस्टेंस। दूसरी तरफ दूसरे गैप में मैं ये एस रेसिस्टेंस लगाता हूं जो अननोन रेसिस्टेंस होता है। ये वायर की फॉर्म में हो सकता है, कॉइल की फॉर्म में हो सकता है, जिसका रेसिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां ये मेरे पास एक कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर की हेल्प से देखिए यहां पे मैंने इसको ओवरलैप करके दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये टच नहीं है। एक रेसिस्टेंस बॉक्स फर्दर मैं यहां लगाता हूं। इस रेसिस्टेंस बॉक्स को मैं सिर्फ इसलिए लगाता हूं
कि गैल्वेनोमीटर से जो डिफ्लेक्शंस हैं वो ओवर स्केल ना चले जाएं, यानी मेरा जो गैल्वेनोमीटर वो खराब ना हो, इसलिए लगाता हूं। चाहे तो ना भी लगाएं चलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि गैल्वेनोमीटर से ओवर स्केल डिफ्लेक्शन कभी भी नहीं जाना चाहिए। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर लगाया हमने और ये मेरे पास स्लाइड की है, यानी इस वायर को मैं इस स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस वायर के ऊपर कहीं भी स्लाइड करके दे सकता हूं। ये मेरे पास कॉपर का वायर है, नॉर्मली जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं जिसका रेसिस्टेंस फर्दर मेरे को 0 ही कंसीडर करना होता है। अब रेजिस्टेंस होगा क्या, यहां से एक सुटेबल वैल्यू मैं निकालूंगा। सुटेबल वैल्यू क्यों कहा भैया, इस रेसिस्टेंस का एक अप्रोक्सीमेट रेसिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। जैसे नाइक्रोम का वायर है, 1 मीटर का है, आधा मीटर का है, या रेसिस्टेंस कॉइल है, कितना रेजिस्टेंस हो सकता है, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। तो मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि इसका 3 ओम टेंटेटिव रेसिस्टेंस है, तो मुझे यहां रेसिस्टेंस बॉक्स से इसी के ऑर्डर का रेसिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए 25 ओम रेसिस्टेंस मैंने यहां से अप्लाई कर दिया। अब जो बैलेंस पॉइंट है ऑब्वियसली वो सेंटर के आसपास ही कहीं भी आएगा। इसका रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई इस वायर का रेसिस्टेंस बराबर होना चाहिए इसका रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई इस वायर का रेसिस्टेंस। तो जब ये सारे सेम मैग्नीट्यूड में होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे, तो ज्यादा सेंसिटिव होगा, ज्यादा अच्छी रीडिंग्स आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा यहां से सुटेबल वैल्यू रेजिस्टेंस निकाला, इसको घुमाया, घुमाने पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा नल पॉइंट आ जाएगा। नल पॉइंट आ जाएगा यानी कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस आगे रीडिंग, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो मुझे सिंपल सा आर बी का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई लेंथ इक्वल्स टू अननोन रेसिस्टेंस एस डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। 100 इसलिए क्योंकि 100 सेंटीमीटर का पूरा वायर था। अब 100 में से अगर ये वाली लेंथ हटा दोगे तो रिमेनिंग बच जाएगी। इससे पहले अगर मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं, रेसिस्टेंस बॉक्स का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ एल इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस ऑफ वायर 100 माइनस एल लेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है, मैं इस तरह से इसका सेटअप करूंगा और सेटअप करके वैल्यूज को निकालने की कोशिश करूंगा। आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ना चाहें, रेसिस्टेंस बॉक्स के अंदर ये नॉन इंडक्टिव कॉइल्स हम लोग लगाते हैं। जो रेसिस्टेंस बॉक्स में ऊपर आप लोगों को ये प्लग और होल दिखाई देता है, उसके अंदर की ये स्ट्रक्चर है। यहां पे रेसिस्टेंस वायर होगा, वही मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ, जिसका अल्फा नियर अबाउट 0 होता है। उस वायर को हम लोग डबल करेंगे, इंसुलेटेड वायर होगा ऑब्वियसली, इंसुलेटेड वायर को डबल करेंगे, डबल करके उसकी कॉइलिंग कर देंगे, जिससे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं वो एप्लीकेबल ना हो। तो नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस हम लोग यहां पे लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कई बार हमें इस तरह की कॉइलिंग अंदर नहीं मिलती, तो हमें करना ये चाहिए कि जैसे ही हम स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं उसके 1 या 2 सेकंड बाद, यानी जब हमारी करंट्स और पोटेंशियल्स की वैल्यू स्टेबल हो जाए, तब हम लोगों को रीडिंग लेना शुरू करना चाहिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स जो है फिर भी हमारे क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, या हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको मीटर ब्रिज का दिया। रेसिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो कॉइल होती हैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब एक्चुअल में जो हमें करना है, मेजरमेंट ऑफ अननोन रेसिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज, प्रैक्टिकल तो वही चल रहा है, लेकिन अब जो एलिमेंट्री चीजें थी वो यहां समझाना जरूरी थी। इनके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है। जो अभी फॉर्मूला लिख के दिखाया था, P/Q इक्वल्स टू R/S, ये सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट लिया, यहां पे इसको इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी और वायर लेंथ डाल दिया है। तो इस तरह से मैं R/S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। इनमें से एक R मेरे पास नोन है, जिसको मैं रेसिस्टेंस बॉक्स से निकाल के लाया हूं, S अननोन क्वांटिटी है, तो मैं आई फाइंड हियर। डियर स्टूडेंट्स, एक डायग्राम और ये यहां पे दिखा रखा है, क्योंकि कई स्कूल्स में सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन लॉ को प्रूव करने के लिए आपको आता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपको प्रूव करना है तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यहां पे ये आप लोगों का RB है ही, और ये आपके 2 रेसिस्टेंस हैं जिनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो बेसिक फंडा ये था इस डायग्राम को देने का कि मैं आपको ये समझा दूं कि मीटर ब्रिज में अगर 2 रेसिस्टेंसेस को पैरेलल आपने कनेक्ट करना है तो कैसे करोगे। ये सर्किट मैंने सिर्फ इसलिए दिया है। ये कुछ वाइवा के क्वेश्चंस हैं,
मैं समझता हूं इनको मैं अलग से एक्सप्लेन करके क्या करूंगा, 8-10 क्वेश्चन है, आप इनको एक बार जरूर पढ़ लेंगे। आपके सारी की सारी चीज़ों के आंसर मैं ऑलरेडी जो अभी डिस्क्रिप्शन दिया था उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ। स्टूडेंट्स, इसमें हमें जिन आर्टिकल्स की जरूरत होगी, या मैं कह सकता हूं जिन एपरेटस की जरूरत होगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। एट ऑल फर्स्ट हमारे पास ये स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस। नॉर्मली स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस जो हम लोगों का होता है वो कॉन्स्टेंट या मैग्नीन का बना होता है, जिसकी अल्फा वैल्यू कंपेरेटिवली काफी कम होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 ओम मेंशन है, तो हो सकता है इससे ये डेविएट भी करे, लेकिन 2 ओम ही हम लोग इसको मान के चलेंगे। या जब भी हम लोग फाइनल रेसिस्टेंस निकालेंगे इसका, तो कंपैरिजन में या परसेंटेज एरर निकालने के लिए 2 ओम ही हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ ऑब्लिक में हम लोगों को मिलता है रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वायर है, नॉर्मली नाइक्रोम का बना होता है, तो इसका रेसिस्टेंस भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि हमारा ऑब्लिक है, या तो हम स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस लें या ये रेसिस्टेंस ऑफ वायर निकालें। अब रेसिस्टेंस ऑफ वायर मैं यहाँ पे प्रीफर करना पसंद नहीं करूंगा। रीजन ये है कि इसका स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस फिर मुझे कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से मेजर करना होगा, और फिर मैं जब कंपैरिजन की बात करूंगा, परसेंटेज एरर निकालने की बात करूंगा, तो हो सकता है कि मेरे को और थोड़ा सा फालतू काम करना पड़े। स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस में दूसरी कॉयल, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये भी स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉयल है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन्ड है, 5 ओम है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 5 ओम को लेकर के अपना काम कर लेंगे, कुछ ये 2 ओम वाली लेके कर लेंगे, या जो दूसरी कॉयल्स हमारे पास अवेलेबल है उनको लेकर के कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एपरेटस में एक मेरा ये बैटरी एलिमिनेटर, पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल है, तो हायर पोटेंशियल्स और हायर करंट्स आप लोगों ने यहाँ पे यूज करनी नहीं है, तो इसको हमेशा आप जो है 2 वोल्ट पे ही रखेंगे, ऑफ पोजीशन में रखेंगे। जब आपका सारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको यूज करेंगे। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए ओवर स्केल डिफ्लेक्शन जा रहा है, मेरे को लगता है कि करंट बहुत ज्यादा है, तो मैं ये रिहोस्टेट यूज करना पसंद करूंगा। इसमें रिहोस्टेट आप देखेंगे तो अगेन ये जो है कॉन्स्टेंट या मैग्नीन का बना हुआ वायर है, जिसको हम लोगों ने वाउंड अप किया हुआ है। नीचे अगर दोनों टर्मिनल्स देखते हैं तो फिक्स रेसिस्टेंस देने के लिए ये मेरे पास होते हैं। वैल्यू इसकी 40 ओम, और अगर मुझे ऐसे एज वेरिएबल रेसिस्टर यूज करना है तो एक नीचे का टर्मिनल, एक ऊपर का टर्मिनल, ये यूज करूंगा। जैसे जैसे स्लाइडर को आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अगर मान लीजिए यहां मेरे को कहीं कोई प्रॉब्लम है, मैं इस टर्मिनल को यूज नहीं करना चाहता, तो नीचे वाला ये टर्मिनल यूज कर सकता हूं। तो फिर मेरे को ये दोनों टर्मिनल यूज करने होंगे जिन पे मेरी फिंगर्स हैं। और अब अगर मैं इसको ऐसे पीछे ले जाऊंगा तब रेसिस्टेंस मेरा इंक्रीज होगा। तो ये रिहोस्टेट हम लोगों का हो गया। इसी को हम लोग एज पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव टर्मिनल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो कंटिन्यूअस इसमें से करंट फ्लो होती रहेगी। अब मेरे को आउटपुट लेना होगा तो आउटपुट मैं यहां से लूंगा। ऑब्वियस है, जब मेरा ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा तो यहां मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, सेंटर पे होगा तो मेरे को 0 पोटेंशियल मिलेगा, और सेंटर से आगे जब मैं इसको नेगेटिव की तरफ लगाऊंगा तो मेरे को यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। तो अगर मेरे को पोलरिटी को बीच में चेंज करना है, या व्हाटएवर सो पोटेंशियल कभी पॉजिटिव चाहिए, कभी नेगेटिव चाहिए, कभी हायर चाहिए, कभी लोअर चाहिए, तो मैं इसको एज पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकता हूं। बट कीप इन माइंड, जब भी हम लोग इसको एज पोटेंशियल डिवाइडर यूज करेंगे तो अगेन इसमें कंटिन्यूअस करंट हम लोगों को फ्लो नहीं करानी है। अगर कंटिन्यूअस करंट फ्लो कराइए तो ये वायर हमारा हीटअप हो जाएगा, और वायर हीटअप हो जाएगा तो अननेसेसरी रेसिस्टेंस ज्यादा कॉज करेगा, और जो इफेक्टिव वैल्यूज हैं वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एपरेटस में आगे मैं बात करना चाहूंगा दिस वन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की बात हम लोग करें तो देखिए यहाँ पे 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, नेगेटिव टर्मिनल के लिए। हालांकि इसमें एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, आप कोई सा भी टर्मिनल कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बोथ साइड डिफ्लेक्शन देता है। गैल्वेनोमीटर का वर्क सिंपल सा, करंट को डिटेक्ट करना है। करंट कितनी फ्लो हो रही है ये नहीं बताएगा, क्योंकि इसकी कोई लिस्ट काउंट हम लोगों को यहाँ पे नहीं दे रखी। गैल्वेनोमीटर की दूसरी पहचान, यहाँ बीच में कैपिटल G लिखा होगा जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और बोथ साइड डिफ्लेक्शन इसमें पॉसिबल होगा। तो ये गैल्वेनोमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे ये मीटर ब्रिज की। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड होता है, सब लोग जानते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में बेसिकली 4 गैप हमारे होते हैं, तो मैं यहां 4 गैप, पहला गैप ये कहूंगा सपोज R रेसिस्टेंस, सपोज दैट इज S रेसिस्टेंस। अब मैं इसको बैलेंस करने के लिए ये जो देखिए ये रेसिस्टेंस वायर है जो एक स्केल के ऊपर लगा हुआ है।
अगेन ये भी मेरा कॉन्स्टेंटन या मैग्निन का है, जिसकी अल्फा की वैल्यू कंपैरेटिवली काफी कम है। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं, वो हम लोग इसलिए लेते हैं इनका रेसिस्टेंस मिनिमाइज हो सके या जीरो हो सके। एल शेप हम लोग कहेंगे, ये कनेक्शंस के लिए हमारे पास है। देखिए ये यहाँ पे अगर मैं इसको अलग करना चाहता हूं तो यहां से इसको अलग भी कर सकता हूं। बाकी आपको बिल्कुल रस्ट फ्री सारे कनेक्शंस लेने हैं, टाइट कनेक्शंस लेने हैं। ये बीच में अगर आप देखेंगे तो आई शेप आपके पास स्ट्रिप मिलती है, यहां गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने के लिए है। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक कोई भी या तो नोन या तो अननोन रेसिस्टेंस आप लोग यूज करेंगे। ऐसे ही फिर दो ये आपको टर्मिनल्स मिलते हैं, यहां दूसरा रेसिस्टेंस आप लगाएंगे, इट मे बी रेसिस्टेंस बॉक्स और इट मे बी स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस। अगेन एल शेप मेरे को यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप मिलती है, थिक कॉपर स्ट्रिप होती है, जिससे कि इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस मिनिमम हो सके। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेरा ये स्लाइड वायर का। तो ये स्लाइड वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एज वेल एज यूनिफॉर्म रेसिस्टिविटी का, ये मेरे पास 1 मीटर लेंथी वायर होता है। अब यहां एंड एरर का कॉन्सेप्ट आता है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए एंड एरर के पीछे पहला कॉज हो सकता है कि इस तरफ की जो स्ट्रिप का रेसिस्टेंस है वो इस तरफ की स्ट्रिप के रेसिस्टेंस से फर्क हो, तो एंड एरर है। तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए इधर और इधर दोनों एल शेप उसका, और इवन दैट मैं सिर्फ एल शेप की बात नहीं करना चाहूंगा, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर से इधर जितनी भी स्ट्रिप्स मैंने लगा रखी हैं इनका रेसिस्टेंस आइडेंटिकल होना चाहिए इस सेंटर से इधर जितनी भी स्ट्रिप्स लगा रखी हैं उनके। अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो एंड एरर होगी। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एंड एरर का कॉन्सेप्ट ये आता है, आप देखेंगे मेरा रेसिस्टेंस वायर जहां से शुरू हो रहा है अगर एग्जैक्टली वो जीरो नहीं है, जीरो से पीछे है, जीरो के आगे है, तो एंड एरर है। अब इसमें अगर मैं देखता हूं तो पूरी कोशिश तो यही की गई है कि रेसिस्टेंस वायर जो है एग्जैक्टली जीरो से हो। नॉर्मली इस केस में क्या होता है, जीरो के पीछे कुछ जगह छूटी रहती है, जबकि यहां पे नहीं होगा वो काम। अगर जीरो के पीछे कुछ जगह उन्होंने छोड़ रखी है तो वो एंड एरर कॉज करेगा। द सेम थिंग इज हियर एट द अंदर एंड। ये मेरा यहां पे 100 आ रहा है। अब 100 के जस्ट आफ्टर मेरा वायर यहां पे क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है वो 100 से पहले इसको टर्मिनेट कर दे या 100 के बाद जाके टर्मिनेट करे तो एंड एरर होगी। तो एंड एरर नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स में मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि एंड एरर होती क्या है। ये कनेक्टिंग वायर्स हैं डियर स्टूडेंट्स। तो कनेक्टिंग वायर्स के जो दोनों एंड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, रस्ट फ्री होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे सैंड पेपर लेकर के क्या करेंगे, इसको रस्ट फ्री कर लेंगे। ये रेसिस्टेंस बॉक्स वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। तो यहाँ मॉडरेट वैल्यूज का ही रेसिस्टेंस बॉक्स हम लोगों को यूज करना है, हाई वैल्यू का या एग्जैक्टली लो वैल्यूज का। लो वैल्यूज का होता है डेसिमल वाला, वो यूज नहीं करना। हायर वैल्यूज का होता है 2000, 4000, 10,000 वाला या 50,000 वाला, वो भी हम लोगों को यूज नहीं करना। रीजन बिहाइंड जो मोस्ट सेंसिटिविटी है इसकी मीटर ब्रिज की, वो तभी है जब ये चारों आर्म के रेसिस्टेंस सेम ऑर्डर के हो। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था। अब इस एक्सप्लेनेशन में एक खास बात ये है कि जब भी मैं कोई एपरेटस यूज करना शुरू करूंगा तो सबसे पहले मुझे उसे कंटिन्यूटी के लिए चेक कर लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रेसिस्टेंस पे लेके आता हूं अपने मल्टीमीटर को। कैसे यूज करना है ये तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इनफाइनाइट रेसिस्टेंस शो कर रहा है यहाँ पे दोनों वायर्स के बीच में। अब मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में सबसे पहले मैं पोटेंशियोमीटर की कंटिन्यूटी को ही चेक करना पसंद करूंगा। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखिए आपने यहां एल शेप की जो स्ट्रिप है उसके एक एंड पे लगाया और ये यहां पे दूसरे एंड पे लगाया। तो आप देखते हैं यहां पे आपका 001 ओम रेसिस्टेंस दिख रहा है। इवन दैट डियर स्टूडेंट्स, द सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों को दूसरी तरफ भी लेना है। जो भी मेरा मीटर ब्रिज का सेकेंड साइड है उसमें भी मेरे को सेम कॉन्सेप्ट लेना है। मान लीजिए मैंने इसको यहां पे लगाया, जस्ट ए मिनट। दूसरा एंड मैंने यहां पे लगाया। अब मैं यहां देखता हूं कि मेरा अगेन जो रेसिस्टेंस है देखिए वो मेरा 002 या 3 आ रहा है। तो नो डाउट एंड एरर तो इसमें है, क्योंकि दोनों तरफ का रेजिस्टेंस मेरा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा अब आ गया, देखिए 001 आ गया, थोड़ा सेटल होने में टाइम लगा, तो इसका मतलब एंड एरर स्ट्रिप वाली नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने यहां पे देख लिया। अब कंटिन्यूटी मुझे इस वायर की भी चेक करनी है कि जो रेसिस्टेंस वायर स्लाइड वायर है उसकी कंटिन्यूटी है या नहीं। तो मैं दोनों टर्मिनल्स पे इसको इस तरीके से लगाऊंगा। देखिए यहां भी मेरे को
006 ओम रेसिस्टेंस मिल रहा है, रेसिस्टेंस वायर की कंटिन्यूटी भी प्रॉपर है। अब दूसरी एक कंटिन्यूटी ये आई शेप और मेरे पास स्ट्रिप रहेगी, इसकी भी चेक कर लेता हूं। तो ये आई शेप स्ट्रिप की अगर मैं चेक करता हूं तो ये भी मेरे पास 001 आ रहा है, यानी कंटिन्यूअस है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कंटिन्यूटी चेक करने का। तो ये कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली। गैल्वेनोमीटर हमें यूज करना है, तो डियर स्टूडेंट सिंपल सा गैल्वेनोमीटर में मैं ये टच करके देखूंगा, देखिए डिफ्लेक्शन आ गया, तो ये भी कंटिन्यूअस है। फिर मैं रेसिस्टेंस बॉक्स की कंटिन्यूटी चेक करना चाहूंगा, तो सारे प्लग को इंसर्ट करके मैं इसके दोनों टर्मिनल्स पे अगर इसे लगाता हूं तो यहां भी अगेन वीप भी आ जाती है और इसका फाइनाइट रेसिस्टेंस भी आ जाता है। वैसे तो जीरो रेसिस्टेंस आना चाहिए आइडियली, लेकिन जीरो रेसिस्टेंस नहीं आ रहा। अब लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है इनमें। हालांकि हम लोग इन प्लग्स को सबको साफ करके रस्टिंग हटा करके प्रॉपर अगर लगा देते हैं तो ये रेसिस्टेंस हमारा जीरो आ जाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी चेक का। मिली वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर या मिली एम्पियर मीटर को यहां पे यूज करने की जरूरत हम लोगों को है नहीं, तो हम इनको साइड ही कर देते हैं एक तरीके से। अब डियर स्टूडेंट्स मेरे पास स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। मैं इस रेसिस्टेंस को भी एक बार चेक करना चाहूंगा कि इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो यहां मैंने दोनों टर्मिनल्स को इस तरीके से लगाया, तो देखेंगे जरा, ये मेरे पास 007 ओम रेसिस्टेंस दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी कंटिन्यूअस है। अब मेरा पर्पस जो यहां पे है वो निश्चित रूप से कंटिन्यूटी चेक करना है, रेसिस्टेंस मेजर करना नहीं है। चलिए एक बार रेसिस्टेंस भी मेजर करके देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस है वो ठीक भी है या गलत है। तो मैं इसको रेसिस्टेंस वाला जो मेरा ब्लॉक है उस पर लेके आऊंगा। ये मैं 200 पे लेके आया, इसको लाने के लिए 2020 के या वट एवर सो यहां भी ला सकता था, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो मेरी मल्टीमीटर के अंदर रिफ्लेक्ट हों। तो चूंकि इसके ऊपर 2 ओम लिखा है, तो मैं इसको जो मिनिमम रेंज वाला एस्पेक्ट है रेसिस्टेंस का उसी पे चेक करना पसंद करूंगा। डियर स्टूडेंट्स इसको अगर मैं लगाता हूं तो देखिए ये मेरे पास 9.0 ओम रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 ओम। तो डियर स्टूडेंट मैं तो यही कहूंगा कि आप इसके ऊपर दूसरी क्या साइनेज लगा दें और इस पे 9 ओम लिख दें। ये दूसरी स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाट अबाउट दिस रेसिस्टेंस? तो डियर स्टूडेंट्स इसका रेसिस्टेंस अगर मैं देखता हूं तो दैट इज 7.7, जबकि इसके ऊपर 5 ओम लिखा हुआ है। तो नो डाउट इसमें भी करेक्शन है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब आप फाइनल अपना कंक्लूड करेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे, उसमें आपका 50% 80% भी एरर आता है, तो आप उसको मैनिपुलेट बिल्कुल ना करें, जो आता है वही लिखें, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसके ऊपर 5 ओम लिखा हुआ है तो ये 7.7 दिखा रहा है, उसके ऊपर 2 ओम लिखा है तो वो 9 ओम दिखा रहा है। तो नॉट टू बी वरी, आपने सिर्फ प्रोसीजर सीखना है। अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा तो करेक्ट रीडिंग भी आ जाएंगी, परसेंटेज एरर भी रिड्यूस हो जाएगी, नॉट एट ऑल। लेकिन आपको करना है सारा बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में वर्क। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। मैंने सबकी कंटिन्यूटी भी चेक कर ली और सारे इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन भी कर दिया। अब मैं सर्किट लगाता हूं, जैसा यूजुअली मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सर्किट लगाने के बाद फिर रीडिंग हम कैसे लेते हैं अभी सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स सर्किट कैसे लगाना है, रीडिंग्स हम लोगों को कैसे लेनी है, अब हम ये सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करना शुरू करूंगा यहीं से। ये हमने ऑफ पोजीशन में इसको रखा, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल लिया, कैसे कनेक्ट करना है, इसके अंदर कैसे होल में डालना है, ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पॉजिटिव वायर है और हम लोगों ने मीटर ब्रिज के एक एंड पे इस पॉजिटिव वायर को लगा दिया। जो एक्सटेंडेड वायर था उसकी डबलिंग कॉइल हमने बना दी, जिससे इंड्यूस इफेक्ट्स ना आए या एडी करंट्स इफेक्टिव ना हो। जो दूसरा हमारा एंड है नेगेटिव वाला, उसको हम लोगों ने मीटर ब्रिज के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा रेसिस्टेंस कॉइल है, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल है। इसको हमने सिंपली ये फर्स्ट गैप के अंदर लगाया है, दूसरा हम लोगों ने ये लगाया है। अगेन वही सिंपल सा हम यू बनाएंगे। और ध्यान रहे किसी भी कनेक्शन में जो हमारा इंसुलेशन पार्ट है वो इसके अंदर ना जाए, इंसुलेशन पार्ट हमारा बाहर ही रहना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास में गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर का कोई भी एक एंड लेकर के हम लोगों ने मीटर ब्रिज के साथ कनेक्ट किया जो आई शेप का सेंटर है, और दूसरा एंड हम लोगों ने जो लिया वो इस जॉकी के साथ में कनेक्ट किया है। डियर स्टूडेंट्स इसे हम लोग स्लाइड की या जॉकी के नाम से जानते हैं। सिंपली अगर हम देखें तो आगे से ये काफी शार्प है, इतना शार्प नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग ये जो हमारा मीटर ब्रिज वायर है इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, इसको जोर से इसके ऊपर हिट नहीं करेंगे,
और बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के साथ भी इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हम लोग इस तरीके से इसको आगे पॉइंट करके एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे। नल पॉइंट हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है, जैसा मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे गैप में हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। वैल्यूज मॉडरेट वाली ही हैं, 1 2 2 5 या 10 20 50 वाली। तो हमारी कोशिश होगी कि ये 50 20 20 10 वाली इनको हम यूज ही ना करें, क्योंकि हमारा दूसरी ब्रांच में जो रेसिस्टेंस है वो 5 ओम ही है। इवन दैट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 1 मीटर लेंथ के इस वायर का रेसिस्टेंस देखा था जब कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, तो दैट वाज अराउंड 9 ओम। तो ऑब्वियसली इसके सेंटर पे 4.5 इधर हो गया, 4.5 इधर हो गया। तो मैं देखता हूं 5 ओम, 4.5 ओम, यहां से भी मैं 5 ओम ही पिक करूंगा, ऑल अराउंड तो 4.5। तो सेम ऑर्डर के चारों रेजिस्टेंस मेरे हो गए। इसका मतलब ये मोस्ट सेंसिटिव होगा और ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां ये इनफाइनाइट है तो इसको तो भूल के भी नहीं निकालना है आप लोगों को। बाकी सारे बिल्कुल टाइट फिक्स करने हैं प्लग, सारे कनेक्शन आपके टाइट होने चाहिए, कोई भी इंसुलेशन वायर अंदर नहीं होना चाहिए। अब ये मैं देखिए इस समय आपको चूंकि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, तो एक तरीके से जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके बैक साइड में खड़ा हुआ हूं। आप जब रीडिंग लेंगे तो फ्रंट से लेंगे, और स्पेशली गैल्वेनोमीटर में जब नल डिफ्लेक्शन आप ले रहे होंगे तो आप बिल्कुल इसके सामने खड़े होकर के लेंगे, यानी बिल्कुल नाक की सीट पे होना चाहिए, यानी दोनों आईज के बीच में होना चाहिए, जिससे इसमें कोई पैरेलैक्स ना रहे। और पॉइंटर जीरो पे देखने के लिए अगेन आप पॉइंटर को एज वेल एज पॉइंटर के पीछे बनने वाली इमेज को दोनों को ही आप देखेंगे, तो इमेज आपकी छुप जानी चाहिए पॉइंटर के पीछे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सही रीडिंग लेने का। अब मैं इधर खड़ा हुआ हूं और यहां से रीडिंग लूंगा तो ऑब्वियसली इसमें पैरेलैक्स आ सकता है। तो एग्जैक्टली आई एम नॉट टेकिंग रीडिंग्स तो आप ही लोगों को लेनी है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए बैक साइड में खड़ा हुआ हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सिंपल सा मैंने अपने सर्किट को इंश्योर कर लिया, की को हाथ में पकड़ लिया, जॉकी को। अब मैं इसको ऑन करता हूं और लोअर पोटेंशियल्स पे ही मैंने इसको रखना है। देखिए पायलट लैंप मेरा ग्लो करने लग गया, सर्किट मेरा कंप्लीट है। यहां से एक एप्रोप्रिएट रेसिस्टेंस मैंने पहले से ही पिक किया हुआ है। तो एट ऑल फर्स्ट मुझे क्या करना होता है, ये जो मेरा मीटर ब्रिज है इसके बोथ एंड पे ये बोथ साइड डिफ्लेक्शन चेक करना होता है। देखिए मैं अगर इसको लगा रहा हूं तो मेरा राइट में डिफ्लेक्शन जा रहा है, और अगर मैं दूसरी तरफ लगाता हूं तो देखिए लेफ्ट में जा रहा है। इसका मतलब मेरा जो सर्किट है वो बिल्कुल अपने आप में ठीक है। तो बच्चे बोथ साइड डिफ्लेक्शन हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हमें सिंपल सा इस वायर के ऊपर अपनी जॉकी को बिल्कुल हल्के हाथ से क्या करना होता है, मूव करना होता है, और हमें इसको जीरो डिफ्लेक्शन पे लाना होता है। और कोशिश हमारी ये हो कि हमारा जो नल पॉइंट है या जीरो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट इस स्केल के सेंटर में आ जाए, यानी कि अराउंड 50 सेंटीमीटर हमारा आ जाए। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम नियर अबाउट तो व्हाट बैलेंस पॉइंट पहुंच गए हैं। हमारा बैलेंस पॉइंट आ गया। देखिए ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग इस समय ये हमने जॉकी को भी कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी जीरो आ रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग रख देते हैं, फिर कहते हैं जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। भैया ऐसा नहीं है, आपको क्या करना होता है, सिंपल सा इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हुए जाना होता है और जीरो डिफ्लेक्शन लाना होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अभी जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। अब बीच में अगर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन इसमें चलता रहता है तो आपको उसे इग्नोर करना है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो पोटेंशियल हम लोग वहां से अप्लाई कर रहे हैं वो नो डाउट कई बार थोड़ा बहुत वेरी होता है, या जो रेसिस्टेंसेज हैं, कोई प्लग है, किसी में ऑक्सीडेशन हुआ है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो माइन्यूट अगर ये डिफ्लेक्ट करता है तो आपको उसको बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। अब इस जीरो डिफ्लेक्शन पे आप अपना क्या करेंगे, इस तरीके से फिंगर या नेल जो है उसको लगा लेंगे और नेल को लगा के रखेंगे, इसको हटा देंगे और इसको आप लोग यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब देखिए जो रीडिंग लेनी है वो रीडिंग लेनी है आपको यहाँ जीरो पॉइंट से। अब जीरो पॉइंट आप इस साइड में या उस साइड में कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आपका रेशियो है तो ये आपका स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस है 5 ओम। तो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस वन लेंथ, ये वाली लेंथ आपने पहले वाली लेनी है। और इसी तरीके से ये जो मेरे पास नोन रेसिस्टेंस है रेसिस्टेंस बॉक्स का, सपोज मैं इसको एस कहता हूं, आर कहता हूं, अपॉन ये वाली लेंथ। ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है ये बात हम लोग ऑलरेडी समझा चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ एग्जैक्ट देखने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक सिंपल सा आप लोग अपना क्या लेते हैं, डी लेते हैं या सेट स्क्वायर लेते हैं,
और सेट स्क्वायर को इसी पॉइंट पे रखते हैं और ऊपर वाला स्केल, अब देखिए यहां से आप शुरू कर रहे हैं तो 0 1 2 3 ये ऊपर वाला स्केल काम कर रहा है, तो आपको ऊपर वाले स्केल पे लेना है, तो दैट इज 49.5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। इट्स ए आइडियल कॉन्सेप्ट। आपको न तो बिल्कुल बिगिनिंग में रीडिंग लेनी है अपनी नल पॉइंट की, ना तो एंड पे लेनी है। अब आप कहेंगे साहब नल पॉइंट अगर बिगिनिंग में आ रहा हो तो हम क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, जो रेसिस्टेंस बॉक्स आपके पास में है इसमें से सुइटेबल वैल्यू आप पिक करेंगे और अपने नल पॉइंट को कोशिश करेंगे कि वो सेंटर पे आ जाए। तो 49.5 बिल्कुल सही है और बिल्कुल 50 पे जाने की जरूरत नहीं है, 49.5 पे ही आप ले सकते हैं। तो दिस वन रेसिस्टेंस, इसका जो भी नाम आप देते हैं, डिवाइडेड बाई 49.5 सेंटीमीटर। दिस वन रेसिस्टेंस, ये तो एग्जैक्टली आपने 5 लिखना ही है, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 49.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये ले लेंगे, एटलीस्ट 4 या 5 रीडिंग आप लेंगे एक ही रेसिस्टेंस के लिए। आपने एक बार यहां से 5 ओम निकाला है, फिर आप इसको 4 ओम निकाल के कर लीजिए, 3 ओम निकाल के कर लीजिए, 6 ओम निकाल के कर लीजिए। अगर डेसिमल वाला है तो 5.5 पे, 5.6 पे या 4.9 पे, 4.7 पे, ऐसी रेटिंग्स भी आप लोग यहां से ले सकते हैं। तो अब इसमें ग्राफ आपने प्लॉट करना नहीं है, कैलकुलेशन ही करनी है। तो हर बार आप जो है इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। बेशक इस पर 5 ओम लिखा हुआ है, लेकिन आप फाइंड आउट करेंगे, अननोन रेसिस्टेंस है आपके लिए। तो आप यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R5 5 बार वैल्यूज निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे, पांचों वैल्यूज का मीन निकालेंगे। जो मीन आएगा उस मीन के साथ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे और परसेंटेज की फॉर्म में ला करके रख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिकॉशंस क्या रखनी है? सारे कनेक्शन टाइट होने चाहिए, कंटिन्यूअस करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए, रस्टिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रेसिस्टेंस सारे के सारे सेम ऑर्डर के होने चाहिए, नल पॉइंट ऑलमोस्ट सेंटर में होना चाहिए। एंड एरर को हम पहले ही देख लेंगे कि एंड एरर हमारी ना हो। अब डियर स्टूडेंट, मान लीजिए सपोज मैं आपको इसमें एक एरर करके दिखाता हूं। मैंने यहां से इनफाइनाइट निकाल दिया। अब इनफाइनाइट निकालने का मतलब क्या है? सपोज ये मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, या ये जो मेरी स्ट्रिप है ये मेरी जो है कंटिन्यूटी के लिए मैंने चेक नहीं की थी गलती से, और ये मेरी डिसकंटिन्यूअस पड़ी हुई है। तो अब ऐसे मान लीजिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहां से निकालो, या ये इनफाइनाइट है, मतलब कहीं से भी सर्किट मेरा ब्रेक है। अब सर्किट ब्रेक है तो देखिए क्या मजेदार सा सीन होगा। आप इसको ऑन करेंगे, आप जो फर्स्ट चेक लगाते हैं बोथ साइड डिफ्लेक्शन वाला, उस पर देखिए क्या होगा। देखिए यहां पे आप देखेंगे तो आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो लेफ्ट साइड में मिल रहा है। अगर आप यहां देखेंगे तो अभी भी आपको जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड में ही मिलेगा, यानी बोथ साइड डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो सर्किट आपका सही है, कहीं से ब्रेक नहीं है। इसकी बढ़िया पहचान हो जाती है कि हम सर्किट लगाते ही बोथ साइड डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर चेक करना है। थैंक्स अ लॉट।